नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पर हम पढ़ रहे थे फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर के लिए साइंस। और साइंस की हमारी 22 क्लासेस अब तक पूरी हो चुकी है और लगभग ये सेकंड लास्ट टॉपिक है, जहाँ हम पढ़ेंगे आज वंशागति एवं जैव विकास। तो वंशागति एवं जैव विकास पढ़ने से पहले आपको पता है कि पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था, पिछली क्लास के जो कुछ क्वेश्चंस थे वो हमारे करने रह गए थे। तो सबसे पहले उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्लास थोड़ी बड़ी होने वाली है, क्वेश्चंस आसान है, आप खुद भी इनको कर सकते हैं। क्वेश्चंस सारे क्वेश्चन थ्योरेटिकल होते हैं, सीधे अगर आपने थ्योरी पूरी पढ़ ली है तो आप इसके क्वेश्चन आप खुद इसका जवाब दे सकते हैं। मैं आपको टाइम दूंगा, चाहो तो आप इसको खुद भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि मस्तिष्क का वह भाग जो स्वैच्छिक क्रियाओं की परिशुद्ध तथा शरीर की संस्थिति के संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। तो मस्तिष्क का वह भाग जो, आप इसमें एक कीवर्ड पकड़ सकते हैं कि संतुलन के लिए, संतुलन के लिए उत्तरदायी कौन सा होता है। आप चाहे तो इसका देखते ही इसका आंसर दे सकते हैं कि मस्तिष्क का कौन सा भाग। हमने मस्तिष्क के भागों की बात की थी कि 3 भाग होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। फिर पश्च में भी हमने बात की थी अलग अलग, तो उसमें था कुछ अनुमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लिगेटा, याद आ रहा होगा आपको। तो अनुमस्तिष्क मस्तिष्क का वह भाग होता है जो मस्तिष्क के संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। जिसके अनुमस्तिष्क की है, जैसे मैंने बताया था कि शराबी पीने वाले के उसके ये बिगड़ जाता है, तो उसका संतुलन में शरीर नहीं रहता, वो टेढ़ा मेढ़ा चलता है, और इस संतुलन के लिए उत्तरदायी है अनुमस्तिष्क। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट कि कौन सा हार्मोन पादप वृद्धि का संदमन करता है। अब ये मैंने आपको कल भी बताया था, कल की क्लास में, कि कौन सा हार्मोन पादप वृद्धि के लिए संदमन करता है। संदमन यानी रोकना, रोकना, कम करना। पादप वृद्धि को कौन रोकता है? जैसे कि पादप वृद्धि के विनाश की ओर लेके जाना, जैसे कि पत्तियों का झड़ना, पत्तियों का सूखना, ये सब कौन करता है? एक हार्मोन। हमने पादप हार्मोन 4 हार्मोन की बात की थी, जिसमें से कुछ पादप की वृद्धि को बढ़ाने वाले थे, कुछ कम करने वाले। मैंने बताया ये क्वेश्चन आपके पास लगातार 3 बार पूछा जा चुका है, 2020 में संस्कृत डिपार्टमेंट में, फिर 2022 में और फिर 2024 में। उससे पहले भी एक बार आ चुका है, लेकिन लगातार 3 बार तो पिछले 3 एग्जामों में ये क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन आया है। तो कल भी हमने इस तरीके का क्वेश्चन किया था, और ये क्वेश्चन आपको अच्छे से पता है, पादप वृद्धि का संदमन कौन करता है? एब्सिसिक अम्ल। इसी तरीके का एक और बार क्वेश्चन है, ये 2020 में भी पूछा गया है कि कौन पादप वृद्धि को रोकता है। शब्द चेंज हुए, ऑप्शन सारे वही है। आप इसमें भी देखिए कि ऑप्शन इसमें एब्सिसिक अम्ल, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, और इन्हीं हार्मोनों की हमने बात की, क्योंकि यही हार्मोन आपके पास में एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। तो मैंने आपको बताया कि ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की लिए आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ आप काम की चीज़ पढ़िए, फैक्चुअल चीज़ पढ़िए, जो आप पढ़ेंगे उसी से ही क्वेश्चन आएगा। यही मान के चलिए कि आप अगर सही मैटर पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन आने की सर्वाधिक संभावना होती है, और इसी सिद्धांत पे हम कार्य कर रहे हैं कि मिनिमम कंटेंट और मैक्सिमम क्वेश्चन। तो यही आपका पादप हार्मोन, कौन सा हार्मोन है जो पादप वृद्धि को रोकता है? वही आपका एब्सिसिक अम्ल। ये 2020 में आया हुआ है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिवर्ती चाप के अवयवों का सही क्रम है? प्रतिवर्ती चाप, आपको अच्छे से पता है कि प्रतिवर्ती चाप जब प्रतिवर्ती क्रिया होती है, जैसे किसी गर्म चीज को हमने छुआ तो किस तरीके से संकेत हमारे मस्तिष्क तक पहुंचे, और फिर उसके बाद में हम उसके क्या अनुक्रिया करते हैं, वो पूरा एक चाप जो होता है उसका जो पथ होता है, वो पथ कहलाता है प्रतिवर्ती चाप। और उस पथ का आपने डायग्राम भी देखा था और पूरा चाप देखा था किस तरीके से। अब आप इसमें देखिए, सबसे पहले कहा, सबसे पहले ये अभिग्राही, अभिग्राही जैसे कि आपने किसी गर्म चीज को छुआ, छूते उसको पता लगा कि ये गर्म है, तो वहां से वो संकेत जाएंगे आपके संवेदी न्यूरॉन्स के अंदर। संवेदी न्यूरॉन्स वो होते हैं जो संकेतों को लेकर के जाएगी, तो संवेदी न्यूरॉन्स लेकर के जाएगी, फिर उसके बाद में मेरुरज्जु तक। ये देखिए आप, अभिग्राही, अभिग्राही के बाद में संवेदी न्यूरॉन, संवेदी न्यूरॉन मेरुरज्जु तक संकेत लेकर के जाएगी। मेरुरज्जु एक बीच का हिस्सा होगा, और मेरुरज्जु से होते हुए मस्तिष्क तक संकेत हमारे यहाँ मस्तिष्क तक पहुंचेंगे, और वो उसके बाद में क्या करना है ये संकेत वापस भेजेगा प्रेरक कोशिकाओं के अंदर, प्रेरक न्यूरॉन्स के अंदर। प्रेरक न्यूरॉन्स के द्वारा वो वापस से संकेतों को भेजेगा, और फिर उसके बाद में हम अनुक्रिया करेंगे, वो जिस अंग को, जो प्रभावित अंग है वहां तक वो संकेत पहुंचेंगे। तो इस तरीके से प्रतिवर्ती चाप होता है आपका अभिग्रही, फिर संवेदी न्यूरॉन, फिर मेरुरज्जु, और फिर प्रेरक न्यूरॉन, और आखिर में मांसपेशी। ठीक है, ये आपका 2020 में, फर्स्ट ग्रेड 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं किया जाता? तो अग्नाशय द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित नहीं किया जाता? अग्नाशय के हमने हार्मोन्स की बात की थी,
तो आप इसमें देख करके बता सकते हैं कि ग्लूकागोन, इंसुलिन, रिलैक्सिन, सोमेटोस्टेटिन। अब आपको पता है अग्नाशय में एल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, गामा कोशिका। सबसे मेन तो आपको बीटा कोशिका से इंसुलिन, ये आपको याद रखना है। बीटा कोशिका से इंसुलिन, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज, मधुमेह आप अच्छे से जानते हैं। और ग्लूकागोन भी इससे निकलता है, इंसुलिन भी इससे निकलता है और सोमेटोस्टेटिन भी इससे निकलता है। लेकिन रिलैक्सिन, रिलैक्सिन के बारे में आप जानते हैं कि रिलैक्सिन मादा में पाया जाने वाला हार्मोन है, सभी में नहीं पाया जाता, सिर्फ मादा में पाया जाता है। ये अग्नाशय से स्रावित नहीं होता। ठीक है, रिलैक्सिन हार्मोन आपको पता है, प्रसव के समय रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है जो प्रसव पीड़ा को कम करता है। आगे चलेंगे नेक्स्ट कि बेमेल जोड़ी का चयन कीजिए। अब बेमेल जोड़ी आपको बताना कि कौन सी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन नहीं निकलता। तो ये देख लीजिए आप, ये भी आपके फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन आया हुआ है, आप खुद ही देख लीजिए 2022 में इस तरीके का क्वेश्चन है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन, डायरेक्ट आपसे पूछे जा रहे हैं कि किस तरीके से आपके पास में हार्मोन कौन सा कहाँ से नहीं निकल रहा। बेमेल जोड़ी का जब आपको चयन करना है, बेमेल जोड़ी में आपके पास में एस्ट्रोजन, अंडाशय, एड्रिनलिन, पीयूष ग्रंथि, थायरॉक्सिन, थायराइड, टेस्टोस्टेरोन, वृषण। एक तो आपको नाम से पता लग रहा है कि थायरोक्सिन थायराइड से, तो ये तो आंसर नहीं है। इसके बाद में टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में पाया जाने वाला हार्मोन, वृषण से निकलता है, ये भी इसका आंसर नहीं है। ये भी ये मेल जोड़ी है, यानी कि ये इसी से ही निकलता है। फिर एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन अंडाशय से, बिल्कुल एस्ट्रोजन महिलाओं में पाया जाने वाला, ये भी अंडाशय से निकलता है। आपका आंसर होगा एड्रिनलिन, एड्रिनलिन पीयूष ग्रंथि। ठीक है, और ये HM संस्कृत 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, बेमेल जोड़ी हो गई, एड्रिनलिन पीयूष ग्रंथि से नहीं निकलता। आपको पता लग रहा होगा इसका आंसर। चलेंगे नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। अब आपको ये फैक्ट शायद आपके नोट्स में नहीं मिलेगा, लेकिन इसको आप ऐड कर सकते हैं, इसको क्वेश्चन को डायरेक्ट फैक्ट के रूप में भी याद कर सकते हैं कि कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, लीवर। जितनी भी दवाइयों का पाचन करते हैं, बहुत सारे काम होते हैं यकृत की, ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। डायरेक्ट इसको याद कर सकते हैं, रीट में आया हुआ क्वेश्चन है, रीट साइंस मैथ्स 2021 लेवल 2। चलेंगे आगे। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। अब पादप हार्मोन की हमने बात की, इसमें आपको पता है इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। तो इंसुलिन, थायरोक्सिन और एस्ट्रोजन ये तीनों तो आपके मानव में पाए जाने वाले हार्मोन है, जबकि साइटोकाइनिन ये आपका पादप में पाया जाने वाला हार्मोन है। ये क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी में एज इट इज क्वेश्चन दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका, यह हमने बात की थी कि जब ये एक कोई तंत्रिका कोशिका होती है, इस तरीके से आपके पास में जब और फिर ये आखिर में जाकर के सिनेप्टिक नोब से जब जुड़ती है, फिर मैंने बताया आगे यहाँ से दूसरी कोशिका जुड़ती है। तो दूसरी कोशिका जुड़ने से पहले यहाँ का जो बीच का स्थान होता है, खाली स्थान, इसको क्या बोलेंगे। आपको पता है द्रुमिका, एक्सोन, ये तंत्रिका के ही भाग होते हैं, और इनके बीच के खाली स्थान को, दो तंत्रिकाओं के, दो न्यूरॉन्स के बीच के खाली स्थान को बोलेंगे हम सिनेप्स। आवेग वो होता है जिनको तंत्रिका कोशिका लेकर के जाती है। ठीक है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है, ये क्वेश्चन तो आपको सबको आ जाएगा। ऑप्शन है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर के संतुलन बनाए रखने के लिए, या उपरोक्त सभी। तो मस्तिष्क सोचने के लिए भी उत्तरदायी है, हृदय की धड़कनों को नियंत्रण के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, और भी जो सारी क्रिया थी उन सभी के लिए मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो आंसर है उपरोक्त सभी। अब है निम्नलिखित में से मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, हमने मस्तिष्क के जब 3 भाग किए थे, तब पहले भाग में हमने बात की थी कि अग्र मस्तिष्क में जो भाग होता है 80% भाग वो होता है, सबसे बड़ा भाग होता है, लगभग 80% भाग होता है। आपको नाम याद आ रहा होगा कि अग्र मस्तिष्क का वो भाग कौन सा है। महासंयोजक पिंड नहीं है, मस्तिष्क स्तंभ नहीं है। अब बची प्रमस्तिष्क या अनुमस्तिष्क। तो आपको अच्छे से पता है कि प्रमस्तिष्क जो अग्र मस्तिष्क का भाग है वह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, और अनुमस्तिष्क जो कि दूसरा
दूसरा सबसे बड़ा भाग है, और ये पश्चिम मस्तिष्क का भाग है, अनुमस्तिष्क। ठीक है, ये है पश्चिम मस्तिष्क का भाग, अनुमस्तिष्क, और ये है अग्र मस्तिष्क का भाग, प्रमस्तिष्क। ठीक है, प्र और अनु उपसर्ग से भी आप याद रख सकते हैं, ये सेकंड है और ये फर्स्ट। तो सबसे बड़ा भाग पूछा है, आपके पास आंसर है प्रमस्तिष्क। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है रिसेंटली। आगे देखेंगे, रक्तचाप और उल्टी जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को पश्चिम मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? ये सीधा फैक्चुअल डाटा था कि रक्तचाप और उल्टी जैसी अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण, इसमें से बहुत सिंपल ऑप्शन है, मेडुला ऑब्लिगेटा, पोन्स, सेरेबेलम या सेरेब्रम। कंफ्यूज होने की बात ही नहीं, आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको सबको इसका आंसर आ रहा होगा। ये कंप्यूटर अनुदेशक 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है आपका मेडुला ऑब्लिगेटा, और ये रक्तचाप, उल्टी, इस टाइप से जो भी अनैच्छिक क्रिया है उन सब पे नियंत्रण करेगा मेडुला ऑब्लिगेटा। ठीक है, सेरेबेलम, सेरेब्रम, ये मस्तिष्क के भाग हैं, सभी मस्तिष्क के भाग हैं। ये इंग्लिश नेम है सेरेबेलम और सेरेब्रम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कि शरीर के संतुलन को बनाए रखने के लिए अंतःस्रावी तंत्र के किसके साथ मिलकर के काम करता है? जो कि हमारे चैप्टर का भी नाम है, आपको बहुत अच्छे से चैप्टर के नाम में समझाया था कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब ये यही बात कर रहा है कि शरीर के संतुलन के लिए, संतुलन बनाए रखने के लिए एक तो होता है आपका अंतःस्रावी तंत्र, प्लस साथ में क्या होता है जिसके साथ मिलकर के ये काम करता है। तो अंतःस्रावी तंत्र यानी कि हार्मोन्स, जो हार्मोन्स निकलते हैं हमारे, उसके अलावा पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र या प्रजनन तंत्र। आप इसमें से ऑप्शन कट करके भी आपको पता हो सकता है कि प्रजनन तंत्र हमारे सिलेबस में नहीं है, श्वसन भी नहीं है, पाचन भी नहीं है, एकमात्र बचा तंत्रिका तंत्र, और यही इसका आंसर है कि शरीर के संतुलन को बनाए रखने के लिए तंत्रिका तंत्र बहुत प्रमुख रूप से जिम्मेदार होता है, जो अंतःस्रावी तंत्र के साथ मिलकर के कार्य करता है। आगे चलेंगे कि निम्न में से कौन मानव शरीर में न्यूरॉन्स का हिस्सा नहीं है? न्यूरॉन का हिस्सा कौन सा नहीं है? न्यूरॉन के हिस्से में आपको 3 भाग पता थे न्यूरॉन के, साइटोन, डेड्रोन, एक्सोन। तो साइटोन, डेड्रोन, एक्सोन, ये तीनों तो न्यूरॉन्स के भाग हैं, लेकिन बोमन कैप्सूल ये न्यूरॉन का भाग नहीं है। ठीक है, आगे नेक्स्ट बेमेल जोड़ी का चयन करेंगे। पुनः बेमेल जोड़ी, ये क्वेश्चन हो चुका है, सेम टू सेम क्वेश्चन दोबारा आ गया। आगे कि हार्मोन व उसके कार्य को सुमेलित कीजिए। अब कौन सा हार्मोन क्या कार्य करता है ये देख लीजिए आप। रीट लेवल 1 में क्वेश्चन आया है ये। रीट लेवल 1 में जब इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो फर्स्ट ग्रेड में तो बिल्कुल पूछा जा सकता है। 4 हार्मोन दिए हुए, चारों के कार्य दिए हुए, चारों का मिलान करना है। अब आपको सीधे नाम पता है, वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन का आपको पता है वृद्धि हार्मोन क्या कार्य करता है, कि अंगों की वृद्धि को प्रेरित करना। साफ साफ इसमें दिया हुआ है, वृद्धि हार्मोन अंगों की वृद्धि को प्रेरित करना। फिर रक्त में शर्करा का स्तर का नियमन, शर्करा का नियमन कौन सा करेगा? इंसुलिन। ठीक है, वृद्धि हार्मोन, इंसुलिन। वैसे तो इससे भी ऑप्शन मिल गया है आपका, लेकिन फिर भी आपको बाकी के पूरे भी पता होना चाहिए कि टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन क्या होता है। टेस्टोस्टेरोन नर में पाया जाता है, नर में टेस्टोस्टेरोन, और प्रोजेस्टेरोन महिलाओं में, मादा में प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ये चारों का अगर हम मिलाएंगे, ए का मिला 2 से, बी का 4 से, सी का 1 से और डी का 3 से, 2 4 1 3, ये है आपका आंसर थर्ड। तो हार्मोन आप देख लीजिए, ऑप्शन भी वही पूछे जा रहे हैं जो मैंने आपको लास्ट में बताई थी कि एनसीईआरटी में ये टेबल दी हुई है, कुछ 7-8 हार्मोन की टेबल दी हुई थी, वही एनसीईआरटी से डायरेक्ट उसी टेबल से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको ये समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। आपको एनसीईआरटी बेस्ड सही पढ़ना है और पूरा पढ़ना है, ना कम पढ़ना है ना ज़्यादा पढ़ना है। हर सब्जेक्ट में आप ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, ना सिर्फ साइंस में। आपको हर एक चीज़ में क्वेश्चन वहीं से देखने को मिलेंगे, और आजकल एनसीईआरटी से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं। चलेंगे नेक्स्ट कि कौन सा हार्मोन प्रसवता में सहायक है। प्रसवता में कौन सा हार्मोन सहायक है? तो आपको सबसे पहले तो यही पता लग गया होगा, प्रसवता यानी कि वह हार्मोन सिर्फ मादा में पाया जाता है। और मादा में कौन सा पाया जाता है? देखो, इंसुलिन, एड्रिनलिन और मिलेटोनिन, ये तो सभी में पाया जाता है, सभी जंतुओं में। लेकिन प्रोजेस्टेरोन ये मादा में पाया जाता है। आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते थे कि प्रसवता में कौन सा है, प्रोजेस्टेरोन। बाकी आपको प्रोजेस्टेरोन का सीधे सीधे कार्य पता है
कि ये मादा में प्रसव के लिए सहायक होता है। चलेंगे नेक्स्ट। निम्नलिखित में से वह अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? अब वह अंतःस्रावी ग्रंथि जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि और मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि दोनों की हमने बात की थी। आपको पता है कि मास्टर ऑफ मास्टर तो क्या होती है, जो मास्टर पर भी नियंत्रण करती है, और मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है, जिससे कई सारे हार्मोन निकलते हैं। लगभग हमने 7-8 हार्मोनों की हमने बात की थी। मास्टर ग्रंथि आपको इसमें पता लग रहा होगा, औटू, परावटू, अधिवक्र या पीयूष। आंसर है आपका पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि होती है जो मास्टर ग्रंथि होती है, और जो पीयूष ग्रंथि पर भी नियंत्रण करे, इसके निकलने वाले हार्मोनों पर भी नियंत्रण करे, वो होती है मास्टर ऑफ मास्टर। पीयूष ग्रंथि भी मस्तिष्क में पाई जाती है। आगे चलेंगे नेक्स्ट, कि कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन का ऑक्सीटोसिन का स्रावन करती है? नाम भी इसने दे दिया, दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावन कौन सा करती है, और ये आरएस में आया हुआ क्वेश्चन है। इससे भी आपको साफ साफ पता लग रहा है कि ये दुग्ध निष्कासन हार्मोन, यानी कि ये भी मादा में पाया जाने वाला हार्मोन है। ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, पैराथायराइड, थायराइड या एड्रीनथ ग्रंथि। यहां थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, आंसर इसमें नहीं दिया हुआ। ये तीनों तो नहीं है, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है। चलेंगे आगे नेक्स्ट, इसको छोड़ देना भी। किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है? ऐसा हार्मोन जिसके स्रावित होने से हृदय की गति बढ़ जाती है और उत्तेजना का अनुभव होता है। मैंने बताया था कि करो या मरो हार्मोन, जो कि विशेष परिस्थितियों में निकलता है, आपातकालीन परिस्थितियों में निकलता है, नाम भी उसका आपातकालीन हार्मोन है। आपातकालीन, करो या मरो। इस तरीके से जो हार्मोन ये कार्य करता है, आपातकालीन परिस्थितियों में निकलता है। 3F 4S अन्य नाम भी है इसके। फियर, फाइट, फ्लाइट। तो ये कौन सा हार्मोन होता है? आपको सबको पता होगा ये चीज तो अभी तक, एड्रिनलिन। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट। किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा गया है? वही एड्रिनलिन हार्मोन, बहुत अच्छे से आपको पता है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। जब सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि की बात करें तो ये फैक्ट आपको पता है, आपके नोट्स में भी दिया हुआ है अगर आपने ये नोट्स पढ़े हैं। मिश्रित ग्रंथि यानी कि वो अंतःस्रावी भी होती है और बाह्य स्रावी भी होती है। दोनों तरीके के हार्मोन वो श्रवण करती है, डायरेक्ट भी करती है ब्लड में और बाहर भी करती है। और ये मिश्रित ग्रंथि आपको अच्छे से पता है, अग्नाशय। एल्फा, बीटा, गामा, अलग अलग कोशिकाएं इससे निकलती है। बीटा कोशिका, इंसुलिन। नेक्स्ट, मानव शरीर में इंसुलिन का संश्लेषण कहाँ होता है? वही सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा घुमा के पूछा है। इंसुलिन का संश्लेषण वही अग्नाशय की बीटा कोशिका में। ठीक है, और ये हो गए हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट। अब चलेंगे आज के चैप्टर पे, और ये चैप्टर था हमारा वंशागति और जैव विकास। अब वंशागति और जैव विकास के बारे में बात करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक तो हम पढ़ने वाले वंशागति, नाम से पता लग रहा है। दूसरा जैव विकास, दो अलग अलग चीज पढ़ने वाले हैं। आप ये समझ लीजिए दो अलग अलग चैप्टर इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, दोनों जुड़े हुए होते हैं। लेकिन वंशागति कैसे, कि किस तरीके से हमारी वंश की गति चल रही है प्राचीन काल से अब तक, आदि मानव के जमाने से अब तक, या फिर मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, ये चीज़ तो हम जैव विकास, किस तरीके से विकास बढ़ता गया मनुष्य की। जैसे कि सांप होते हैं, सांप जब वो चलता है तो सांप में पहले पैर हुआ करते थे, लेकिन अब उसमें पैर नहीं होते, तो पैर उसमें लुप्त हो गए। किस चीज़ का कौन सा अंग किस अंग में परिवर्तित हो गया, ये क्यों हुआ, किस तरीके के वंशागति के अंदर आप पढ़ेंगे कि सिद्धांत पढ़ेंगे, मेंडल के नियम पढ़ेंगे, मेंडल ने किस तरीके से नियम करे, मटर के पौधों पर प्रयोग किए, उन सब के बारे में आप इसके अंदर पढ़ेंगे वंशागति में। और जैव विकास में आप पढ़ेंगे कि जीवों का विकास किस क्रम में हुआ है, किस क्रम में उनके कौन से अंग थे जो लुप्त हो गए, किस रूप में किसका चेंज किस में हुआ है, किसने क्या क्या सिद्धांत दिया है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे आप जैव विकास में। और ये दोनों चैप्टर पढ़ने के लिए आपको एक इसकी अलग पारिभाषिक शब्दावली भी पढ़नी पड़ती है वंशागति की, कि क्या तो आपकी F1 पीढ़ी क्या होती है, संकरण क्या होता है, इन सारी चीज़ों का आपको छोटी छोटी बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए कि संकरण क्या है, F1 पीढ़ी क्या है, F2 पीढ़ी क्या है। ये सारी चीज़ें
एलिल, लक्षण, जीन, ये सारी चीज़ें अगर आपको पता है तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत आसान होता है। डायरेक्ट फैक्चुअल बिल्कुल इजीली आप सिर्फ इसको पढ़ के कर सकते हैं। एक बार आपको सिर्फ समझना है, समझ करके जो आपके पास में चुटकी भर नोट्स होंगे उन नोट्स को आप एक बार भी पढ़ेंगे तो आपको सीधे सीधे याद हो जाएगा। तो बस आपको ये सही चीज़ पढ़ते हुए चलना है। अब वंशागति आप शुरू करेंगे तो सबसे पहले वंशागति के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि वंशागति या हेरिडिटी क्या होती है। यानी कि आनुवांशिक लक्षणों का जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में संचरण या वंशानुगमन, इसको वंशागति कहते हैं। यानी कि कुछ लक्षण होते हैं जो हमारे पूर्वज पीढ़ियों से, पिछली पीढ़ियों से हमारी अगली पीढ़ियों में भी ट्रांसफर होते रहते हैं। ये लक्षण क्या कहलाते हैं? आनुवांशिक लक्षण। कुछ बीमारियां भी होती है इस तरीके से, आनुवांशिक बीमारियां भी, जो भी माता पिता से बच्चों में भी आती है। इस तरीके के लक्षण क्या ये इस तरीके के लक्षण बीमारियां जो वंशानुगत होती है, अगली पीढ़ी तक जाती रहती है, ये लक्षण जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में इनका संचरण, ये क्या कहलाता है? वंशानुगति। ठीक है। अब इसके कुछ फैक्ट है कि आनुवांशिकी या जेनेटिक शब्द, आनुवांशिकी या जेनेटिक शब्द ये किसने दिया? बेटसन द्वारा। जेनेटिक शब्द दिया बेटसन द्वारा। जबकि हेरेडिटी, हेरेडिटी क्या? ये हेरेडिटी, वंशागति, हेरेडिटी शब्द दिया स्पेंसर द्वारा। स्पेंसर ने दिया हेरेडिटी शब्द और बेटसन ने दिया आनुवांशिक शब्द। ये दो के आपको नाम याद कर लेने, ये दो वैज्ञानिकों के नाम थे जिन्होंने आनुवांशिक शब्द बेटसन, हेरेडिटी शब्द स्पेंसर। इसके आगे जब हम देखेंगे तो ग्रेगर जॉन मेंडल, जॉन मेंडल है इस चैप्टर का, ये मान लीजिए सार जॉन मेंडल के ऊपर ही है। जॉन मेंडल था जिन्होंने इस पे पूरे प्रयोग किए, उनकी पूरी जीवनी, उन्होंने क्या क्या प्रयोग किए, क्या क्या उन्होंने सिद्धांत दिए और क्या उनकी कमियां रही, वो पूरी चीज बताती है हमारी वंशागति को। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने उद्यान मटर पर संकरण के प्रयोग किए, जिन्हें मतलब उद्यान मटर, जो उद्यान में उगने वाले जो मटर होते हैं, एक मटर के पौधे थे, वहां पे उन्होंने संकरण के प्रयोग, यानी कि उन मटर में, मटर के पौधों का उन्होंने संकरण करवाया और नेक्स्ट उनकी जो नेक्स्ट संतति प्राप्त होती है, अलग अलग अगली पीढ़ी, अगली जनरेशन, उससे फिर और अगली जनरेशन, इस तरीके का पूरा एक प्रयोग किया। उन प्रयोग के निष्कर्षों को उन्होंने लिखा, क्या क्या निष्कर्ष उससे प्राप्त होते हैं, पूरा एक सिस्टमेटिक ढंग से उन्होंने जो प्रस्तुत किया, उससे कुछ नियम निकाले, उन नियमों को क्या बोलते हैं? मेंडलवाद। ठीक है। ये इसी के बारे में हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने उद्यान मटर पर संकरण के प्रयोग किए तथा मेंडलवाद का प्रतिपादन किया। इसलिए आनुवांशिकी के जनक भी किसको कहा जाता है? आनुवांशिकी के जनक भी कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे कुछ शब्द जो आपको पहले पता होने चाहिए कि किसका मतलब क्या होता है। अगर आपको उसका मतलब पता है कि इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, तो आप ये पूरा चैप्टर बहुत आसानी से कर सकते हैं। शब्द में सबसे पहले है कि जीन। जीन क्या होते हैं? कि जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है। जीन होता है जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है। इसका नाम जॉनसन ने रखा और ये आनुवंशिकता की इकाई होती है। जो आनुवंशिकता जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसकी सबसे इकाई, सबसे बेसिक इकाई होती है जीन। और इसका सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना ने। ठीक है। तो सबसे मेन चीज क्या है कि जीन क्या होता है? कि किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाला तत्व, मतलब वो चीज, हर जीन के द्वारा किसी एक लक्षण को नियंत्रित किया जाता है, अगली पीढ़ी में पहुंचाया जाता है, जीन उसके लिए उत्तरदायी होते हैं। तो यहीं से हमारा चैप्टर शुरुआत होता है कि जीन जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है। आगे देखेंगे अलिंग सूत्र, यानी कि प्राणी में कायिक या दैहिक लक्षणों के प्रति उत्तरदायी होते हैं, वो कहलाते हैं अलिंग सूत्र। अलिंग सूत्र तो कौन से? जो कायिक, कायिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। कायिक लक्षण हाइट, आंखों का रंग, बालों का रंग, इस तरीके से जो बाहर शारीरिक जो रंग रूप होता है वो कायिक लक्षण के लिए उत्तरदायी होते हैं, वो तो होते हैं अलिंग सूत्र। और लिंग सूत्र होते हैं, लिंग सूत्र जैसे कि एक्स और वाई, जिससे ये पता लगता है कि नर पैदा होगा या मादा पैदा होगी, उस तरीके के सूत्र जो गुणसूत्र होते हैं वो बोलाते हैं लिंग सूत्र। ये दो प्रकार के होते हैं, एक्स और वाई। इनको एक्स गुणसूत्र या वाई गुणसूत्र बोलते हैं। ये लिंग का निर्धारण करते हैं, एक्स और वाई, इसलिए इनको बोलते हैं लिंग सूत्र। आगे युग्म विकल्पी, युग्म विकल्पी या एलिल, किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहते हैं। यानी कि जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है, जीन के जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है, वैसे दो विपर्यासी स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहते हैं। जैसे कि पौधे की ऊंचाई को नियंत्रित करने वाले जीन टी से, ये मैंने बताया कि पौधे की ऊंचाई को टी से लिखते हैं। पौधा जैसे कि मटर की बात कर रहे हैं, मटर का जो गोल है या झुर्रीदार है, अगर गोल है तो उसको हम आर से डिनोट करते हैं कि आर। उसका रंग कैसा है, रंग पीला है या हरा है, पीला है तो हम उसको डिनोट करते हैं वाई से।
यानी कि जो एक लक्षण को जो डिनोट कर पा रहे हैं हम, उसको बोलेंगे युग्मविकल्पी। किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूप को युग्मविकल्पी कहते हैं। पौधे की ऊंचाई को टी से, बोनेपन को स्मॉल टी से, झुर्रीदार को स्मॉल आर से, जो पीला नहीं है यानी कि हरा है तो उसको बोलेंगे स्मॉल वाई से, इस तरीके से। फिर हम बात करेंगे सम युग्मनजी। ये ध्यान रखना है आपको, युग्मविकल्पी एक तो, फिर सम युग्मनजी। जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्मविकल्पी एक समान हो तो उसे समयुग्मजी बोलते हैं। कि जब दोनों एक समान हो यानी कि दोनों कैपिटल टी हो, ये दोनों स्मॉल टी हो, तो इस तरीके के लक्षणों को क्या बोलेंगे? समयुग्मजी। इसको बोलेंगे समयुग्मजी। सिर्फ आपको ये शब्द देखते हुए चलना है, परिभाषा याद नहीं करनी, समझना है कि किसको क्या बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं। जब आप इसका प्रयोग देखेंगे, प्रयोग देखते आपको इसकी एक एक चीज बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी कि हमने क्या बात की। परिभाषा आपको रटनी नहीं है बिल्कुल भी, ये जो आप पढ़ रहे हैं बिल्कुल भी रटना नहीं है, सिर्फ आप इसको समझते हुए चलें। आगे आपको अपने आप पता लग जाएगा कि ये क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलते हैं इससे आगे। नेक्स्ट, इसी तरीके से विषम युग्मनजी। विषम युग्मजी क्या होता है कि जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्मविकल्पी असमान हो। तो जब किसी लक्षण को नियंत्रित कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई लक्षण आपके पास में ऐसा आ जाए टी और टी। अब इस तरीके से जब आए, एक तो आया कैपिटल टी बड़ा और एक आया स्मॉल टी। ये तो आपको बता रहा था लंबे पौधे को, और ये बता रहा था आपके बोने पौधे को। जब ये इस तरीके से अलग अलग एक साथ आ जाए तो इनको क्या बोलेंगे? विषम युग्मजी। आगे हम बात करेंगे लक्षण प्रारूप, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, विषम युग्मजी। फिर आपकी बात करेंगे लक्षण प्रारूप की। लक्षण प्रारूप क्या होता है कि किसी सजीव की बाह्य प्रतीति को लक्षण प्रारूप कहते हैं। कि कोई भी चीज बाहर से कैसी दिख रही है, मतलब उसके अंदर ज्यादा डीप में नहीं जाना आपको। बाहर बाहर से, जैसे बाहर से देखने पर वो कैसी दिख रही है, लंबी दिख रही है या बोनी दिख रही है, हरी है या पीली है, गोल है या झुर्रीदार है, इस तरीके से जब हम बात करेंगे तो ये बाह्य प्रतीति उसकी कहलाएगी लक्षण प्रारूप। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिनोटाइप। ये नाम भी आपको याद रखना है, फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है? किसी सजीव की बाह्य प्रतीति। बाह्य प्रतीति कैसे? कि जब हम बात करेंगे बाह्य रूप से कैसे दिख रहा है वो, सीधी सी बात ये कि लंबे पौधे समयुग्मजी टी टी कैपिटल टी है, तो ये बाह्य रूप से कैसे दिख रहे हैं? लंबे। और ये विषम युग्मजी है, अगर टी और टी है, मतलब कैपिटल टी और कैपिटल टी साथ में हो, तब तो ये लंबा पौधा है। ये तो आपको पता ही है कि ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, तब भी ये क्या कहलाएगा? लंबा पौधा। बाह्य रूप से ये लंबा ही दिखेगा। लेकिन जब कैपिटल टी और स्मॉल टी ये दोनों साथ में हो, तब भी ये बाह्य रूप से लंबा ही दिखेगा। और इसको हम बात करेंगे कि ये भी लंबा क्यों दिखेगा, ये आपको अभी पता लगेगा आगे। तो लक्षण प्रारूप क्या होगा कि बाह्य रूप से कैसे दिख रहा है, तो ये भी आपके लंबा दिख रहा है और ये भी आपके लंबा दिख रहा है। तो ये तो आ गया आपके लंबा दिखना, ये तो हो गया लक्षण प्रारूप, फिनोटाइप। आगे हम बात करेंगे कि जीन प्रारूप या जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है कि किसी सजीव की आनुवंशिकी है, किसी सजीव की आनुवंशिकी रचना उसकी जीन प्रारूप कहलाती है। आनुवंशिकी रचना। अब जब हम इसकी बात कर रहे थे तो ये बाहर से तो दिख रहा है ये लंबा पौधा या बोना पौधा, लेकिन ये होगी इसकी आनुवंशिकी रचना। ये अंदर से क्या है? कैपिटल टी है, ये कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी है। ये अंदर से जब इसको देखेंगे तब ये इसका कहलाएगा जीनोटाइप। और इसका अनुपात आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है किसी भी एक संकर संकरण में या द्विसंकर संकरण में, जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है। यही क्वेश्चन आपके पास में डायरेक्ट बनते हैं। आपको सिर्फ ये डेफिनेशन समझनी है, क्वेश्चन क्या बनते हैं ये हम आगे देखेंगे। कि जीन प्रारूप, किसी सजीव की आनुवंशिकीय रचना को जीन प्रारूप कहते हैं। कि जैसे कि शुद्ध या समयुग्मनजी लंबा, इसको कैपिटल टी से लिखते हैं, लेकिन अशुद्ध को कैसे लिखेंगे? अशुद्ध लंबे को लिखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी से। जैसा मैंने बताया आपको कि इसमें ये वाली चीज देखेंगे, ये वाली चीज देखेंगे तो जीनोटाइप। और ये बाहर से कैसा दिख रहा है? लंबा है, बोना है, गोल, हरा, झुर्रीदार, तो ये सारी चीजें देखेंगे, ये होगा आपका फिनोटाइप। ये लक्षण आपके फिनोटाइप कहलाते हैं, लक्षण प्रारूप, और ये जीन प्रारूप। अब आगे देखेंगे प्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण वे लक्षण होते हैं जो F1 पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त कर पाते हैं। मतलब जो पीढ़ी में अपने आप को प्रकट कर पाते हैं, कोई सी भी पीढ़ी में। जैसे कि कई बार मैंने आपको बताया कि ये आपके टी और टी है, ये दिखने के बाद में भी ये लंबा ही दिख रहा है। अंदर से तो कैपिटल टी और स्मॉल टी है, यानी कि स्मॉल टी ये बोने वाला अंश भी इसके साथ में था,
अब ये चाहता तो बोना भी दिख सकता था, लेकिन ये सिर्फ लंबा ही दिखेगा। और यही चीज इसकी बता रही है कि इसमें केवल लंबा दिखना, इसका क्या हो गया, ये इसका हो गया प्रभावी लक्षण। इसमें प्रभावी लक्षण क्या, कि इसमें कैपिटल टी ज्यादा प्रभावी है। इसका प्रभावी लक्षण यही है जो हम बात कर रहे हैं प्रभावी लक्षण की, कि जो बाह्य रूप से दिख रहा है वो चीज प्रभावी लक्षण होती है। प्रभावी लक्षण के कारण ही आपके बाहर दिखती है। जो अपने आप को अभिव्यक्त कर पाता है, जो अभिव्यक्त कर पाता है वो लक्षण प्रभावी होता है। अब उसके अंदर उसके साथ में अप्रभावी लक्षण भी है। कौन सा, स्मॉल टी। यहाँ पे ये जो आपका लंबा पौधा दिख रहा है, ये वाली चीज भी आपकी लंबा ही दिख पा रही है, तो इसमें ये आपका हो गया प्रभावी लक्षण। कैपिटल टी इसमें ज्यादा प्रभावी हुआ, हमेशा ये कैपिटल वाले इसमें प्रभावी होंगे। तो ये प्रभावी होने की वजह से यही चीज अपने आप को अभिव्यक्त करेगी, और स्मॉल टी ये अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पा रही, इसलिए इसको बोलेंगे अप्रभावी लक्षण। तो अप्रभावी लक्षण क्या है इसमें, बोना, और प्रभावी क्या है, लंबा। वह लक्षण जो पीढ़ी में, एफ पीढ़ी में या नेक्स्ट पीढ़ी में आप अपने आप को स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर पाते, वे अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। ये प्रभावी लक्षण, ये अप्रभावी लक्षण। आगे देखेंगे एक संकर संकरण। एक संकर संकरण वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाए। सिर्फ एक ही लक्षण की यहाँ बात की जा रही है कि पौधा लंबा है या बोना है, लंबा है या लंबा नहीं है, एक तरह से उसको बोलेंगे बोना। तो ये एक ही लक्षण हो गया। क्या लक्षण हुआ, हाइट। यहाँ हाइट की बात की जा रही है। जब हाइट की बात की जा रही है कि लंबा है या बोना है, तो ये हो गया एक संकर संकरण। लेकिन जब एक से ज्यादा यानी कि दो लक्षण की बात की जा रही हो, जब मान लीजिए कि दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जा रहा हो, मान लो इसके साथ में आपके लंबे के साथ में ये भी देखें कि ये गोल है या गोल नहीं है, गोल है या झुर्रीदार है, साथ में ही देखिए ये साथ में और ये साथ में। तो यहाँ पे क्या हो गया, दो लक्षण की वंशागति की बात की जा रही है, दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जा रहा है, तब यह क्या होगा आपका द्विसंकर संकरण। ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे तीन लक्षणों की बात की जाए, तीन लक्षण जैसे कि आपके पास में इसकी बात कर ली जाए कि इसकी फली का रंग कैसा है, हरा है या पीला है, फली का रंग। तो फली का रंग जब हरा हुआ या हरा नहीं हुआ यानी कि पीला हुआ, सॉरी पीला हुआ या हरा हुआ, पीला है या हरा है, जब इसकी बात की जाए तो ये आपके पास में तीन लक्षणों की बात की गई। तीन लक्षणों की बात की गई तो वो त्रिसंकर संकरण होगा। जितने लक्षणों की बात की जा रही है उतना संकर संकरण होगा। यहाँ पे हम आपके पास में दो प्रयोग आपको मेनली पढ़ने, एक तो एक संकर संकरण और एक द्विसंकर संकरण। ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस, इन दोनों के बारे में आपको पढ़ना है। आगे आगे देखेंगे जनक पीढ़ी। जनक पीढ़ी वो होती है जिसमें संतति पीढ़ी प्राप्त करने के लिए जिन पौधों का संकरण करवाया गया। यहाँ मान लीजिए आपने एक लंबे पौधे का और एक बोने पौधे का आपने संकरण करवाया, तो इनका संकरण करवाया तो आपको आगे क्या प्राप्त हुआ, ये क्या प्राप्त हुआ इससे आपको मतलब नहीं। जिनका आपने करवाया ऊपर, जिनका आपने संकरण करवाया, ये तो हुआ आपके जनक पीढ़ी। ठीक है। और इनका संकरण करने के बाद में जो आपके पास में प्राप्त हुआ, मान लीजिए आपके पास में ये प्राप्त हुआ, अभी सिर्फ इतना सा ध्यान रखिए कि ये प्राप्त हुआ, तो जो आपके इनके संकरण के बाद में अगली पीढ़ी में प्राप्त होता है वो होती है आपकी F1 पीढ़ी। ये प्रथम पीढ़ी हो गई। ठीक है, ये हो गई आपकी प्रथम पीढ़ी। अब मान लीजिए इसके बाद में आप और संकरण करवाते हैं इसका, इसी को थोड़ा आगे देखिए कि इसी का ये आपके मान लीजिए इसका और इसका, ये F1 पीढ़ी में आपके पास प्राप्त हुआ। F1 पीढ़ी का आप आगे और संकरण करवाते हैं तो जो आपके पास में और नीचे प्राप्त होगा वो आपकी कहलाएगी F2 पीढ़ी। ठीक है, अगली पीढ़ी का कहलाएगी F2 पीढ़ी। और आगे संकरण करवाएंगे F2 पीढ़ी के बीजों का आगे संकरण करवाएंगे तो वो आपकी F3 पीढ़ी कहलाएगी। इस तरीके से ये तो जनक पीढ़ी सबसे पहले जिसका कराया जनक पीढ़ी, फिर ये F1 पीढ़ी, फिर उसके नीचे F2 पीढ़ी, ये हो गया आपके F1 पीढ़ी और F2 पीढ़ी। संकरण क्या होता है कि विभिन्न प्रजातियों के बीच में क्रॉस या निषेचन, जो दो प्रजातियों के बीच में आपको निषेचन करवा करके जो नई प्रजाति अगली पीढ़ी प्राप्त की जा रही है उसको संकरण बोलते हैं। ये तो आपको इतनी देर में समझ में आ ही चुका होगा। ठीक है। और एक संकर अनुपात, एक संकर अनुपात क्या होता है कि एक संकर संकरण से प्राप्त जो अनुपात प्राप्त हुआ आपको, जो सिंगल एक संकर संकरण था, इससे जो प्राप्त यहाँ पे जो अनुपात प्राप्त होगा, मान लीजिए यहाँ पे 3:1 प्राप्त हो रहा है या 9:3:1 या कुछ भी आपके पास में प्राप्त हो रहा है, जो ये अनुपात प्राप्त हो रहे हैं इन अनुपात को बोलेंगे एक संकर संकरण अनुपात। ठीक है।
चलेंगे आगे। एक संकर संकर अनुपात, फिर द्विसंकर अनुपात, यानी कि द्विसंकर संकरण से जो आपके अनुपात प्राप्त हो रहा है वो आपका द्विसंकर अनुपात। ठीक है, बस इतना सा आपको डेफिनेशन ध्यान रखनी है। इतनी सी डेफिनेशन में मैं आपको एक बार दोबारा बताता हूँ कि आपको याद क्या क्या रखना है, समझना क्या है इसमें। जीन जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है, ये आपका जीन हो गया। फिर उसके बाद में आपको हुआ अलिंग सूत्र। अलिंग सूत्र क्या होता है, प्राणी के कायिक या दैहिक लक्षणों के प्रति उत्तरदायी। जो कायिक लक्षणों को बता रहा है वो तो हो गया अलिंग गुणसूत्र, और जो लैंगिक लक्षणों को बता रहा है यानी कि एक से या वाई है वो आपके लिंग सूत्र। फिर आगे बात करेंगे युग्म विकल्पी क्या होता है। युग्म विकल्पी आपने बात किया कि जब दो विपर्यासी स्वरूपों को एक साथ, जीन के दो विपर्यासी स्वरूपों को आप बोलेंगे युग्म विकल्पी। युग्म यानी कि जोड़ा, आप वैसे भी समझ पा रहे हैं युग्म विकल्पी। अब समयुग्मजी क्या होता है कि जब इस जोड़े में आपके पास में दोनों लक्षण सेम हो, जब आप कोई जोड़े की बात कर रहे हैं उसमें दोनों सेम हो तो ये आपका हो गया समयुग्मजी, और दोनों सेम नहीं हो तो विषम युग्मजी। ये तो हो गया समयुग्मजी, दोनों सेम है, ये भी दोनों सेम है, तब तो ये समयुग्मजी, और एक सेम एक विषम अलग अलग है तो विषम युग्मजी। आगे बात करेंगे लक्षण प्रारूप, जब उसके बाह्य लक्षण को देखा जाए, और जीन प्रारूप जब उसके आंतरिक संरचना को यानी कि आनुवंशिकी रचना को देखा जाए। जब ये देखा जाए कि पौधा लंबा है, बोना है, गोल है, तब तो ये हो गया लक्षण प्रारूप फिनोटाइप। और जब उसकी आनुवंशिकी संरचना को देखा जाए तो ये हो गया आपका जीनोटाइप या जीन प्रारूप। प्रभावी लक्षण वो जो अपने आप को प्रकट कर पा रहे हैं, जो चीज़ आपको बाहर दिखाई दे रही है वो अभी अपने आप को अभिव्यक्त कर पा रहे हैं वो होते प्रभावी, और जो अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे वो लक्षण अप्रभावी। फिर एक संकर संकरण, जब एक ही लक्षण की आगे वंशागति का अध्ययन किया जाए तो एक संकर संकरण, और जब दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाए तो द्विसंकर संकरण। ये आपने इतना देख लिया, पर्याप्त है इतना। इतनी डेफिनेशन आपने देख ली तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने आखिर में प्रयोग किए क्या थे। तो किए क्या थे, तो सबसे पहले हम ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल, इनका जन्म होता है 1822 में और मृत्यु 1884 में। ये कहता है कि ऑस्ट्रिया में एक चर्च होता है, उस चर्च में पादरी के पद पर कार्यरत थे। वहीं पे जो उद्यान था, उस उद्यान में जो मटर के पौधे थे उन पे प्रयोग किए, और प्रयोग करके संकरण करवा के कई जो नियम दिए उनको ही आप मेंडलवाद बोलते हैं। अब इन्होंने जो संकरण के प्रयोग किए, बाद में इनको ग्रेगर इनका पूरा नाम नहीं, नाम तो इनका जॉन मेंडल था और ग्रेगर इनकी उपाधि है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर मटर के पौधे पर अनेक विपर्यासी लक्षणों का इन्होंने अध्ययन किया जो स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। कौन कौन से, जैसे कि गोल, झुर्रीदार, लंबे, बोने, इस तरीके का इन्होंने अध्ययन किया। फिर उसके बाद में इससे प्राप्त संतति को लंबे और बोने पौधों के प्रतिशत की गणना की। इन्होंने एक सिस्टमेटिक अध्ययन किया और उसको लिखित रूप में एक सारणीबद्ध रूप से, क्रम रूप से इन्होंने लिख करके इसको बताया कि कौन सा कितने प्रतिशत प्राप्त हो रहा है, कौन सा कितने प्रतिशत प्राप्त हो रहा है, क्या प्राप्त होने की आगे संभावना है, अलग अन्य अलग पीढ़ी में क्या बन सकता है। फिर इन निष्कर्षों को 1865 में ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के साथ में, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष इन्होंने शोध पत्र के रूप में प्रस्तुत किया, जिसको उन्होंने 1866 में पादप संकरण पर प्रयोग इस नाम से प्रकाशित कर दिया गया। ठीक है, ये आपके पास में अब तक हो गई सिर्फ बेसिक जानकारी। बेसिक जानकारी थी, चैप्टर आपका अब शुरू होगा। ये सिर्फ आपकी बेसिक जानकारी थी। चैप्टर क्या है कि इन प्रयोगों के आधार पर इन्होंने आनुवंशिकता के 3 नियम दिए। प्रयोगों के आधार पर आनुवंशिकता के इन्होंने 3 नियम दिए। वो नियम कौन कौन से, एक तो है प्रभाविता का नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम, और तीसरा है स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। नियम के नाम भी आपको याद होना चाहिए और नियम क्या होता है ये भी हम आगे देखेंगे। तीनों नियमों के बारे में आपको अच्छे से, चैप्टर की शुरुआती आप ये मान लीजिए अब चैप्टर शुरू हुआ है, क्वेश्चन अब आएंगे, जो आप अब जो भी पढ़ेंगे उससे क्वेश्चन आएंगे। अब तक आप सिर्फ बेसिक समझ रहे थे कि क्या क्या होता है इसमें। तो 3 नियम जो दिए, पहला है प्रभाविता का नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम, और तीसरा है स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। नियम कब और कहाँ कैसे दिए गए, क्या क्या ये नियम थे, इन नियमों के बारे में हम आगे देखेंगे। सिर्फ आपको ये नाम ध्यान रखने कि ये जो तीनों नियम थे, प्रभाविता, पृथक्करण और स्वतंत्र अपव्यवन, इनको बोलते हैं मेंडलवाद। ठीक है, ये जो 3 नियम दिए थे इनको बोलते हैं मेंडलवाद। आगे इन्होंने मटर के पौधे पर ही चयन क्यों किया, क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि मटर का ही पौधा क्यों चुना, और भी तो पौधे चुन सकते थे। तो उसके कुछ कारण थे। मटर क्या होता है, 1 वर्षीय पादप होता है, 1 वर्षीय पादप होता है। जल्दी जल्दी इसकी नई फसलें तैयार की जा सकती है। अगर जैसे मान लो इंसानों पर अध्ययन करते तो इंसान लंबा चलता है, 60 साल तक, 70-80 साल तक चलता है। तो मटर का पौधा 1 साल तक चलता है, तो 1 वर्षीय पादप होता है, इसलिए कम समय में
अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जाना संभव था। फिर इसकी ऊंचाई कम होती है, ऊंचाई इसकी इतनी होती है, अगर पेड़ों के बड़े बड़े पेड़ों का अध्ययन करते तो जगह की पर्याप्त कमी हो जाती। तो अलग अलग पौधों के जब इन्होंने अध्ययन किया, बहुत सारे पौधे उगाए, फिर उनके संकरण करवाया, फिर अलग पीढ़ी, अन्य पीढ़ी, नई पीढ़ी ऐसे प्राप्त करते गए, तो उनके पास में जगह की पर्याप्त जरूरत थी। तो ये क्या है, इनकी ऊंचाई कम होती है, ऊंचाई कम होने से ये कम जगह घेरते हैं। ये गमले में भी आसानी से उगाए जा सकते हैं, कहीं भी छोटी मोटी जगह उगाए जा सकते हैं। कम ऊंचाई होने से ये सरलता से कहीं भी उद्यान या गमले में उगाए जा सकते हैं। फिर द्विलिंगी पुष्प, इसके अंदर क्या होता है, द्विलिंगी पुष्प। द्विलिंगी कैसे, इसमें नर और मादा दोनों जो पार्ट होता है पुष्प का, वो दोनों पार्ट एक ही इसमें पौधे में अपने आप दोनों में स्वयं में संभव है, इसलिए इनके अंदर स्वपरागण करवा करके स्वयं निषेचन भी किया जा सकता है, स्वपरागण करवाया जा सकता है। फिर इसमें विपुंसन की क्रिया द्वारा कृत्रिम पर परागण भी संभव है। विपुंसन की क्रिया एक क्रिया होती है जिसमें किसी एक पार्ट को हटा लिया जाता है, जैसे मान लीजिए नर पार्ट को हटा लिया, फिर इसमें कृत्रिम रूप से बाह्य रूप से आप उस पार्ट को लेकर के आएंगे और फिर उसमें पर परागण की क्रिया करवाएंगे। तो ये आपको क्रिया नहीं समझनी, बस ये आपको ध्यान रखना है मटर के पौधे इसलिए उपयोग में लिए गए। फिर इसमें क्या होता है, अनेक विपर्यासी लक्षणों के जोड़े पाए जाते हैं। इसमें कई लक्षण होते हैं कि जैसे कि पौधा लंबा है या बोना है, हरा है, पीला है, पौधों का कलर, बीज का कलर, मटर की फलियों का कलर, उस तरीके से हाइट, इस तरीके से कई इसमें लक्षण पाए जाते हैं। लगभग ये मान लीजिए मटर के पौधे में लगभग 34 के आसपास इसमें लक्षण पाए जाते हैं। तो इतने सारे लक्षण इसमें उपस्थित थे, तो ज़्यादा से ज़्यादा इनको लक्षण लेने थे, इसलिए इन्होंने मटर की पादप का चयन किया। अब इन्होंने कितने लक्षण लिए, तो इन्होंने कुल 7 विपर्यासी जोड़ों का, 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि इन्होंने कितने विपर्यासी लक्षणों का किया, कि 7 जोड़ी। अब वो 7 जोड़ी कौन कौन से थे, ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए, सातों के सातों पता होने चाहिए। सबसे पहले इसमें पादप की ऊंचाई, पादप की ऊंचाई के बारे में इन्होंने बात की। ऊंचाई का इन्होंने अध्ययन किया कि ऊंचाई इसकी पौधा प्रभावी जो लक्षण इसका लंबा हुआ या बोना हुआ, कि लंबा है या बोना है, पादप का ऊंचाई, पादप लंबा है या बोना है। फिर उन्होंने बात की पुष्प की स्थिति, पुष्प की स्थिति और पुष्प का रंग, दो इन्होंने बात की, पुष्प की स्थिति और पुष्प का रंग, कि पुष्प की स्थिति कैसी है, कक्षीय या अग्रस्त, रंग कैसा है, बैंगनी या सफेद। फिर उन्होंने बात की बीज की आकृति और बीज का रंग, बीज की आकृति कैसी है, गोल है या झुर्रीदार है, और बीज का रंग कैसा है, पीला है या हरा है। ठीक है, ये 3 तो आपको अच्छे से याद रखने ही है। बाकी इन 7 के नाम तो ध्यान रखने कि पादप की ऊंचाई, पुष्प की स्थिति और रंग, बीज की आकृति और रंग, फिर उसमें बाद में फली की आकृति और रंग। ये है फली की आकृति और फली का रंग। ये 7 लक्षणों के ऊपर, 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के ऊपर इन्होंने अध्ययन किया। पादप की ऊंचाई, लंबी या बोनी, पुष्प की स्थिति, पुष्प का रंग, बीज की आकृति, बीज का रंग, फली की आकृति और फली का रंग। तो बीज की आकृति कैसे है, कि गोलाकार है या झुर्रीदार है, और बीज का रंग कैसा है, पीला है या हरा है। इनके ऊपर इन्होंने अध्ययन किया, इसलिए इनको बोलते हैं कि मेंडल ने कुछ 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों पर अध्ययन किया। ये 7 जोड़ी ये थी। अब अध्ययन क्या किया उसके बारे में हम बात करेंगे, कि सबसे पहले इन्होंने एक संकर संकरण किया, यानी कि एक विपर्यासी लक्षण लिया, उसके बारे में इन्होंने अध्ययन किया। उसके बारे में अध्ययन करके सबसे पहले हम देखते हैं कि मान लीजिए इन्होंने एक लक्षण लिया कि पौधा लंबा है, ये पौधे की लंबाई के ऊपर, देख लीजिए पादप की ऊंचाई के ऊपर। इसमें यह भी पता है कि प्रभावी कौन सा है, लंबा, और अप्रभावी कौन सा है, बोना। प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण, जो प्रकट होते हैं वो प्रभावी, जो प्रकट नहीं होते वो अप्रभावी। एक संकर संकरण क्या होता है, जब हम एक ही लक्षण के बारे में बात कर रहे हो। तो जब हम एक संकर संकरण, अब इसके प्रयोग की बात करते हैं कि इन्होंने प्रयोग क्या किया, यही आपको ध्यान से समझना है। प्रयोग था, सबसे पहला तो था एक संकर संकरण। इन्होंने पादप की ऊंचाई के बारे में अध्ययन किया, पादप की ऊंचाई। अब ऊंचाई में सबसे पहला इन्होंने पादप लंबा है या बोना है, तो इन्होंने सबसे पहले जनक जो संतति थी, जनक, जनक में क्या लिया इन्होंने, शुद्ध लंबे पौधे। एक तो लिया इन्होंने शुद्ध लंबे, और एक लिया इन्होंने शुद्ध बोने। ठीक है, यहां आपकी डेफिनेशन काम आएगी कि जनक संतति कहती है, जो इन्होंने स्टार्टिंग में लिया वो हो गया आपकी जनक। शुद्ध लंबे को इन्होंने लिखाया कैपिटल टी से, और शुद्ध बोने को लिखा इन्होंने स्मॉल टी से। ये डबल इसलिए लिखा कि ये आपकी जो डेफिनेशन अभी आपने देखी, डेफिनेशन इसी तरीके से देखी थी कि युग्म विकल्पी, ये रहा युग्म विकल्पी
युग्म के रूप में दो विपर्यासी स्वरूपों को एक साथ युग्म के रूप में लिखते हैं। अब सम युग्मनजी को कैपिटल टी सम युग्मनजी दोनों समान हो, विषम युग्मजी दोनों असमान हो, एक बड़ा एक छोटा। लक्षण प्रारूप क्या, जो प्रकट हो, जो बाह्य रूप से प्रकट हो। और जीन प्रारूप क्या, जो आनुवंशिकी रचना होती है वो जीन प्रारूप। प्रभावी लक्षण जो अपने आप को अभिव्यक्त कर पा रहे, अप्रभावी लक्षण जो अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे। एक संकर संकरण जब एक ही लक्षण की बात कर रहे हैं, और ये एक लक्षण की हम बात कर रहे हैं। अब ये प्रयोग आपको देखना है कि शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने पौधों का इन्होंने क्या करवाया, निषेचन, क्रॉस करवाया। इनका जब इन्होंने क्रॉस करवाया तो जब प्रथम पीढ़ी थी ये तो हो गई जनक, जनक से आपको क्या प्राप्त होगा नीचे, प्रथम पीढ़ी F1 पीढ़ी। इनका जब इन्होंने क्रॉस करवाया तो क्रॉस करवाने पर इनको क्या प्राप्त हुआ, इस टी का इस टी से जब आप करवाएंगे तो आप ये समझ लीजिए ये टी और ये टी, तब आपको प्राप्त होगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, F1 पीढ़ी में आपको कैपिटल टी और स्मॉल टी ये दोनों एक साथ। फिर मान लीजिए इस टी का इस टी से करवाएंगे निषेचन, तो ये, और इसका जब इससे करवाएंगे और इसका जब इससे करवाएंगे, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ आपके पास में निषेचन जब करवाएंगे तब आपके पास क्या प्राप्त होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ भी आपके पास कैपिटल और स्मॉल, यहाँ भी कैपिटल स्मॉल और यहाँ भी कैपिटल स्मॉल। इस तरीके से आपके पास में क्या प्राप्त हुआ, F1 पीढ़ी में आपके पास में जो प्राप्त हुआ वो एक कैपिटल और एक स्मॉल। लेकिन आपको पता है कि प्रभावी लक्षण क्या होता है, प्रभावी लक्षण वो होता है जो प्रकट होता है। और यहाँ पे एक प्रभावी लक्षण क्या है, लंबा, यानी कि इन पौधों को क्या बोलेंगे, लंबा पौधे। ये आपके पास में चारों के चारों लंबे प्राप्त हुए, लंबा पौधा प्राप्त हुआ ये चारों। यानी कि जब प्रथम पीढ़ी एक संकर संकरण करवाया गया तब जो पादप की ऊंचाई के बारे में हमने बात की, तो जो प्रथम पीढ़ी हमारे पास प्राप्त हुई वो शुद्ध लंबे और शुद्ध बोनों के संकरण से आपके पास में जो प्राप्त हो वो अशुद्ध लंबा, या आप समझ लीजिए केवल लंबा पौधा ही प्राप्त हुआ। ठीक है, फिनोटाइप तो इसका क्या है, लंबा, लेकिन जीनोटाइप आपको क्या दिख रहा है, कैपिटल और स्मॉल, अशुद्ध रूप से प्राप्त हो रही है। ठीक है, अब आगे द्वितीय पीढ़ी जब इसमें करवाया गया संकरण, द्वितीय पीढ़ी में क्या करेंगे, प्रथम पीढ़ी के ही बीज लिए जाएंगे। तो ये प्रथम पीढ़ी थी, इनके बीजों का आप लेकर के द्वितीय पीढ़ी जब प्राप्त करते हैं तो द्वितीय पीढ़ी प्राप्त करने के लिए आप इन्हीं में करवाएंगे। मान लीजिए इसका और इसका करवाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। इससे जो आपके पास में प्राप्त होगा वो आपके पास में क्या प्राप्त होगी, F2 पीढ़ी, द्वितीय जनरेशन। ये होगी आपके पास में F2 पीढ़ी। अब F2 पीढ़ी में आपके पास में क्या प्राप्त हुआ, F2 पीढ़ी में क्या प्राप्त हुआ, इसको आप चार्ट के रूप में देख लीजिए कि आपने करवाया एक तो कैपिटल टी स्मॉल टी और एक कैपिटल टी स्मॉल टी। इनका जब निषेचन करवाया तो इनको एक चार्ट के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, यहाँ ये कैपिटल ये स्मॉल, ये कैपिटल ये स्मॉल। जब इसका निषेचन करवाया गया तो पहले एक तो प्राप्त हुआ कैपिटल, कैपिटल से आपके पास वो दोनों कैपिटल शुद्ध रूप से लंबा। फिर आपके पास में इस टी का इस टी से करवाएंगे तो ये और ये। फिर इस टी का इस टी से करवाएंगे तो ये एक प्रभावी और ये अप्रभावी, प्रभावी को पहले लिखते हैं। फिर इस टी का इस टी से करवाएंगे तो ये आपके पास में ये इस तरीके से प्राप्त हुआ। तो आपके पास में क्या हुआ, एक तो शुद्ध लंबा और एक क्या प्राप्त हुआ, शुद्ध बोना, और दो क्या प्राप्त हुए जिसमें लंबा और बोना, प्रभावी लक्षण इसमें लंबा है और इसमें बोना भी है साथ में। तो असल में ये जब देखेंगे इनको बाहर से तो ये भी आपके पास में कैसा दिखेगा, ये भी दिखेगा लंबा, ये आपके पास में दिखेगा लंबा, ये भी आपके पास में दिखेगा लंबा, और ये भी आपके पास में क्या दिखेगा, लंबा। लेकिन ये कौन सा प्राप्त होगा, ये आपके पास प्राप्त होगा बोना। तो जो ये बाहर से देखने पर क्या प्राप्त हुआ, आपके पास में तीन आपके पास में लंबे पौधे प्राप्त हुए और एक आपके पास में बोना पौधा प्राप्त हुआ। तो ये आपके पास में F2 पीढ़ी में प्राप्त हुआ है। तो F2 पीढ़ी में आपके पास में क्या प्राप्त हुआ, तीन तो लंबे और एक बोना, तो 3:1, 3:1। और यही क्या होता है आपका, यही होता है इसका लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप क्या, कि बाहर से देखने पर आपको कैसे दिख रहे हैं, ये तो हो गया लक्षण प्रारूप।
फिनोटाइप, फिनोटाइप आपके पास प्राप्त हुआ 3:1। क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि एक संकर संकरण में द्वितीय पीढ़ी में फिनोटाइप का अनुपात क्या होता है। ये होता है आपके पास में 3:1। और वो कैसे होता है, जब हमने इन दोनों का निषेचन करवाया तो आपके पास में प्राप्त हुआ ये इस तरीके से 3:1। अब जब हम जीनोटाइप की बात करें, जीनोटाइप की बात करें तो जीनोटाइप में आप ये देखेंगे कि जो कैपिटल की कैपिटल टी है, दोनों कैपिटल टी, ये एक प्राप्त हो रहा है। फिर एक कैपिटल और एक स्मॉल, एक कैपिटल और एक स्मॉल, ये आपके पास में कितने प्राप्त हो रहे हैं, 2। एक ये रहा और एक ये रहा, ये रहा 2। फिर दोनों स्मॉल, यानी कि दोनों स्मॉल, ये प्राप्त हो रहा है आपके पास में 1। तो ये आपका अनुपात आ गया 1:2:1। ये आपके पास में प्राप्त हो रहा है फिनोटाइप। जीनोटाइप, जीनोटाइप यानी कि जीन प्ररूप, जीन प्ररूप इस तरीके से प्राप्त हो रहा है कि 1:2:1। और फिनोटाइप आपके पास में क्या प्राप्त हो रहा है, यानी कि लक्षण प्ररूप, लक्षण या फिनो, ये आपके पास प्राप्त हुआ 3:1। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने नोट्स में इसको बना लीजिए। तो ये आपको डायरेक्ट, अब आपको याद क्या रखना है कि एक तो 3:1 याद रखने वाली चीज ये है। एक तो ये आपको याद रखना है कि 3:1 जो है इसका लक्षण प्ररूप एक संकर संकरण का, और 1:2:1 ये है आपका जीन प्ररूप। ठीक है, जीनोटाइप, ये दोनों याद रखना है। और ये कैसे हुआ संकरण आपको पता है कि, आपको दोबारा बताता हूँ कि एक संकर संकरण, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, आपको ये खुद के नोट्स में बनाना है। जो डायरेक्ट आपको दिया हुआ है वो तो आपको पता है कि कैसे आया, वो ऐसे आया है कि एक संकर संकरण में क्या बात की हमने, पादप की ऊंचाई की बात की। तो जैसे शुद्ध लंबे, इनको कैपिटल टी से लिखा, और शुद्ध बोने स्मॉल टी से, इनका जब हमने निषेचन करवाया तो F1 पीढ़ी में आपके पास में जो प्राप्त हुए वो तो चारों क्या थे, चारों लंबे थे। लेकिन ये क्या थे, अशुद्ध। इसमें लंबा और बोना दोनों वाले अंश था इसमें। पर बात क्या है कि प्रभावी लक्षण इसमें होता है लंबा, प्रभावी लक्षण होता है, इसलिए बाहर से लंबा ही दिखाई देगा। ये चारों आपके पास में लंबे ही थे, तो यहाँ तो सब लंबे प्राप्त हुए, लंबा पौधा। ठीक है, लेकिन इनका जब आपने F2 पीढ़ी प्राप्त की, F2 पीढ़ी में जब इसका निषेचन करवाया, तब आपका क्रॉस करवाने पे F2 पीढ़ी में जो अनुपात प्राप्त हुआ वो लक्षण प्रारूप आपके पास में प्राप्त हुआ 3:1। और जीन प्रारूप आपके पास में प्राप्त हुआ, जीन प्रारूप आपके पास प्राप्त हुआ 1:2:1। ये आपका एक संकर संकरण का प्रयोग। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अब थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं कि थ्योरी क्या थी। यही चीज इसकी थ्योरी में लिखा हुआ है कि मेंडल ने वंशागति के अध्ययन के लिए विपरीत लक्षणों के एक युग्म विकल्पी के मध्य संकरण करवाया। विपरीत लक्षणों के एक युग्म विकल्पी के मध्य संकरण करवाया। विपरीत लक्षण आपको पता है कि जैसे कि टी और स्मॉल टी इसके ऊपर संकरण करवाया। इस हेतु उन्होंने शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने पौधे लिए। तो प्रभावी लक्षण को लंबे से, और प्रभावी लक्षण लंबे को कैपिटल टी से, क्या ये कैपिटल टी से, तथा अप्रभावी लक्षण बोने को स्मॉल टी से प्रदर्शित किया। ये आपको पता है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, निष्कर्ष आपको ध्यान रखना है कि F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए। F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए। आपको देख लिया आपने कि यहाँ पे तो आपके पास में F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे प्राप्त हो रहे हैं। ये भी लंबा, ये चारों के चारों लंबे हैं। स्मॉल टी को नहीं देखना, प्रभावी लक्षण इसमें कैपिटल टी, और ये क्या है, लंबा, ये भी लंबा बताता है। फिर जब दोबारा इसका करवाया, F1 पीढ़ी में दोनों विपरीत लक्षणों में से केवल एक ही लक्षण प्रकट हो पाता है, दूसरा प्रकट नहीं हो पाता। ठीक है, इसलिए ये सारे लंबे प्राप्त हुए। पुनः F1 पीढ़ी के बीजों का, पुनः F1 पीढ़ी के बीजों का, ये जो थे इनका पुनः निषेचन करवाया, जब स्वनिषेचन करवा करके F2 पीढ़ी प्राप्त की, और उस पीढ़ी में लंबे और बोने दोनों प्रकार के पौधे प्राप्त हुए। लंबे बोने किस प्रकार से प्राप्त हुए, इनका लक्षण प्रारूप तो क्या प्राप्त हुआ, 3:1, और जीन प्रारूप क्या प्राप्त हुआ, 1:2:1। इस प्रयोग से इन्होंने प्रभाविता का नियम तथा पृथक्करण का नियम दिया। प्रभाविता का नियम क्या बोलता है कि जो प्रभावी लक्षण होगा वही अगली पीढ़ी में प्रकट होगा। जैसे कि F1 पीढ़ी जब प्राप्त हुई आपके पास में, F1 पीढ़ी में क्या है, लंबा और बोना दोनों साथ में थे, लेकिन प्रकट क्या हुआ, प्रभावी लक्षण लंबा। ये तो होता है आपका प्रभाविता का नियम। और इसी तरीके से पृथक्करण का नियम, जब F1 पीढ़ी से F2 पीढ़ी प्राप्त की गई, तब इसमें कुछ पृथक भी प्राप्त हुए।
ये पृथक्करण का नियम होता है। पृथक्करण का नियम, ये नियम आपके पास में बाद में पढ़ेंगे, सिर्फ आप इतना ही ध्यान रखिए कि प्रभाविता का और पृथक्करण का ये दोनों नियम इससे दिए गए। ठीक है, इसी तरीके से जो हम बात करेंगे द्विसंकर संकरण का, मुझे पता है क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन आज ही इसकी बात कर लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हमने लंबा और बोना, ये देख लीजिए, एक लंबा पौधा, ये लंबा और ये बोना पौधा, इन दोनों का क्रॉस करवाया। ये आपको दिख भी नहीं रहा हो तो मैं बता देता हूँ, कैपिटल टी और ये है स्मॉल टी क्रॉस करवाया। तब पहली पीढ़ी F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी में आपके पास क्या प्राप्त हुए, सभी लंबे पौधे, ये भी लंबा, ये भी लंबा, ये भी, ये चारों लंबे पौधे प्राप्त हुए। लेकिन जब इनका क्या है, इनका संगठन ये था। ठीक है, अब इनसे जब हमने F2 पीढ़ी प्राप्त की, यानी कि इसको आपस में स्वनिषेचन करवा करके जब F2 पीढ़ी प्राप्त की, तब आपके पास में क्या आया, 3 तो आपके पास में आए लंबे और 1 आया आपके पास बोना। ठीक है, इसलिए इसका अनुपात क्या हो गया, 3:1। 3:1। परसेंटेज में पूछा जाए कि लक्षण प्रारूप कितने प्रतिशत होता है, तो प्रतिशत में भी आप इसको बता सकते हैं आसानी से कि 3:1 है, यानी कि ये हो गया, ये 75% और ये हो गया आपके पास में 25%। प्रतिशत में पूछा जाए तो 75% अनुपात 25%। इसी को भी बताया जाए अगर जीन प्रारूप पूछे तो ये हो गया आपके पास में 25, 1 का मतलब 25, 2 का मतलब 50 और फिर 1 का मतलब 25। वैसे आपके पास में यही पूछा जाता है, प्रतिशत इतना ज़्यादा काम नहीं आता, पर किसी भी तरीके से पूछे, थ्योरिटिकल में से आपके पास में किसी तरीके से घुमा के पूछे, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। आगे चलेंगे, द्विसंकर संकरण। द्विसंकर संकरण में क्या हुआ कि दो जोड़ी लक्षणों का, दो जोड़ी युग्म विकल्पियों के मध्य जब संकरण करवाया गया। अब इसमें क्या करेंगे, जब हमने अभी तो बात की एक जोड़ी यानी कि सिर्फ लंबाई के बारे में, लंबाई में कैपिटल टी और स्मॉल टी लिया। अब हम बात करेंगे दो लक्षणों की। दो लक्षणों के लिए हमने क्या लिया, एक तो लिया पीले और गोल बीज, एक तो लिया हमने पीले और गोल बीज, बीजों का रंग लिया पीला और गोल। दूसरा हमने लिया पौधों का रंग हरा और झुर्रीदार। जो हमने बात की कि ये इसने कितने लक्षणों पे प्रयोग किया था, इसने 7 विपर्यासी लक्षणों पे प्रयोग किया था, 7। तो इनमें से हमने अब की बार 2 ले लिया। 2 कौन सा, एक तो बीज की आकृति गोल और झुर्रीदार, और एक उसका रंग हरा और पीला। इन दोनों लक्षणों की हम एक साथ बात करते हैं कि पीले और गोल बीज और पौधों का रंग हरा और झुर्रीदार। जब इन दोनों की जब एक साथ बात करें तो मान लीजिए अब इसका संकरण करवाया जाए तो वही जनक पीढ़ी। जनक पीढ़ी में आपने क्या लिया, पीले, एक तो लिया आपने पीला, पीला बीज कैसा, पीले को हम लिखेंगे येलो यानी कि वाई से, कैपिटल वाई। जो पीला नहीं होगा तो उसको फिर हम क्या लिख देंगे, अप्रभावी लक्षण को लिख देंगे स्मॉल वाई से, यानी कि वो हो गया आपका हरा। इसी तरीके से पीला और दूसरा लक्षण लिया था इसमें गोल, गोल बीज। तो गोल बीज लिया था तो गोल का मतलब हो गया राउंड, आर, आर से इसको गोल को लिख दिया। और जो गोल नहीं होगा यानी कि झुर्रीदार होगा, जो झुर्रीदार होगा उसको लिख दिया आपने स्मॉल आर से। ठीक है, अब इसके बाद में जब इन्होंने इसमें क्रॉस करवाया, निषेचन करवाया, ये सिर्फ आपको समझना है। आपने एक संकर संकरण समझ लिया, इसी तरीके से आपको द्विसंकर संकरण समझना है। ये क्या हो गया, 2 लक्षण वाला। ठीक है, द्विसंकर संकरण, इसको समझना है, ज़्यादा इसको ध्यान देना नहीं है। समझ करके आपको इसके डायरेक्ट फैक्ट आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे जब समझ लेंगे। तो जब इसका निषेचन करवाया तब आपके पास में क्या प्राप्त हुआ, F1 पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में जो आपके पास में प्राप्त हुए वो चारों के चारों कैसे प्राप्त हुए कि एक स्मॉल वाई, एक कैपिटल वाई, एक कैपिटल आर, एक स्मॉल वाई और एक स्मॉल आर। ये आपके पास में F1 पीढ़ी में प्राप्त हुआ। जब आप इसका यहाँ पे निषेचन करवाएंगे तो आपके पास में चारों इसी तरीके के प्राप्त होंगे। लेकिन इसको भी क्या बोलेंगे, इसमें भी प्रभावी लक्षण तो यही है, यहाँ पे प्रभावी है। एक भी अगर आपके पास में बड़ा है कैपिटल तो उसका नाम वही होगा। तो ये इसको भी बोलेंगे तो क्या, इसको भी बोलेंगे पीला और गोल, पीला और गोल। यहाँ भी प्राप्त तो यही हुआ, पीला और गोल। लेकिन जब इससे F2 पीढ़ी प्राप्त की जाएगी तब F2 पीढ़ी में क्या करेंगे, F2 पीढ़ी में वापस से इन्हीं का ही निषेचन करवाएंगे, इन्हीं का आपस में करवाएंगे F1 पीढ़ी की बीजों से, यानी कि कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका इसी से ही करवाएंगे। इनका आपस में निषेचन करवाने पर जो प्राप्त होगा वो आपके पास में F2 पीढ़ी प्राप्त होगी। और वो निषेचन कैसे होता है उसकी आप एक तरह से ये टेबल देख लीजिए। ये टेबल
एक तो मान लीजिए आप कैपिटल वाई के साथ में कैपिटल वाई के साथ में कैपिटल आर, कैपिटल वाई के साथ कैपिटल आर। दूसरा आप मान लीजिए कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर। फिर आप मान लीजिए स्मॉल वाई के साथ में कैपिटल आर और स्मॉल वाई के साथ में स्मॉल आर। ये 4 तरीके के इसमें बन सकते हैं। और इसी तरीके से इसका इसी तरीके का निषेचन करवाया जाएगा इधर, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। जब इनका निषेचन करवाया जाएगा तो आपके पास में क्या आएगा? सबसे पहले तो आएगा आपके पास इसका इससे करवाया तो आपके पास आया कैपिटल कैपिटल सारे कैपिटल। फिर इसका इससे करवाया तो आपके पास आया, मैं थोड़ा जल्दी कर देता हूँ आपको, अब तो सिर्फ बनाना आपको पता ही है, आप चाहो तो इसको खुद भी बना सकते हैं। आपको इसको बनाने का नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपसे इसका कुछ जो फैक्ट इससे बन पा रहे हैं वो आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से जब आप आगे और बात करेंगे तो यहाँ आपके पास में कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये पूरे यहाँ पे आपके पास में 16 तरीके के ये 16 तरीके के बीज प्राप्त होंगे। आखिरी आ जाएगा आपके पास में स्मॉल वाई स्मॉल आर। ये 16 तरीके के जब प्राप्त होंगे तब फिर इनका नाम दिया जाएगा। और नाम कैसे दिया जाएगा? वही कि अगर कैपिटल वाई और कैपिटल आर है तो वही पीला और गोल। अगर एक भी कैपिटल वाई है तो पीला, एक भी कैपिटल आर है तो गोल। लेकिन जब आपके पास में कुछ अलग आ जाए, मान लीजिए यहाँ पे इसका और इससे करवाए तो ये आपके पास आ जाएगा दोनों स्मॉल वाई और कैपिटल आर। तो स्मॉल वाई आ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हरा हो जाएगा, हरा और गोल। इस तरीके से यहाँ पे आपके पास में अलग अलग 4 तरीके के प्राप्त होंगे। और वो 4 तरीके के कौन कौन से प्राप्त होंगे? एक हो जाएगा कि जिसमें चारों बड़े हों, ठीक है, कैपिटल वाई और कैपिटल आर। एक हो जाएगा जिसमें आपके पास चारों छोटे हों। एक प्राप्त हो जाएगा इसमें ये बड़ा और ये छोटा हो। और एक प्राप्त होगा ये बड़ा और ये छोटा हो। तो इनका अनुपात कितना कितना प्राप्त हुआ? तो जो दोनों पीले और गोल है, इसका मैं आपको सीधे बता देता हूं कि जो दोनों पीले और गोल, यानी कि ये आप बात कर रहे थे पीला और गोल, ये तो आपके पास प्राप्त होंगे 9। ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9, इन जगहों पे आपके पास में ये पीले और गोल प्राप्त होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे, ये आपके पास हुआ हरा और गोल। हरा और गोल आपके पास में प्राप्त हुआ, ये आपके पास प्राप्त होंगे 3, ठीक है। फिर ये आपके पास हुआ पीला और झुर्रीदार, ये भी आपके पास में कितने प्राप्त होंगे? 3। और ये आपके पास होगा हरा और झुर्रीदार, ये भी आपके पास, ये आपके पास बचेगा कितना? 1। यहाँ पे ये 1 ही प्राप्त होगा, ठीक है, हरा और झुर्रीदार। तो आपके पास में जो ये रेशो आया, ये रेशो क्या आया? 9:3:3:1। तो ये जो अनुपात आया आपके पास में, ये जो आपके पास में लक्षण दिख रहे हैं कि ये सब पीले गोल, ये हरा गोल, ये हरा झुर्रीदार, इस तरीके के जो लक्षण आपको दिख रहे हैं, ये अनुपात आपके पास में कहलाएगा फिनोटाइप। तो F2PD में आपके पास में क्या प्राप्त हुआ? याद आपको यही करना है, याद ये करना है कि आपको जो फिनोटाइप जो प्राप्त हुआ, यही आपके पास में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि द्विसंकर संकरण में F2PD में जो प्राप्त होता है उसका अनुपात क्या है, फिनोटाइप का अनुपात क्या है? तो फिनोटाइप का अनुपात है आपके पास 9:3:3:1। ये क्या है? पीला गोल, पीला झुर्रीदार, हरा गोल, हरा झुर्रीदार, ठीक है। इस तरीके से आपके पास फिनोटाइप प्राप्त हुआ। और अगर जीनोटाइप पूछे तो आप यहां देखिए, यहां पे आपके पास में इस तरीके से
यहाँ अलग प्राप्त हुआ, यहाँ अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, हर तरीके से इसमें अलग अलग प्राप्त होते हैं। ये कुल 9 तरीके के प्राप्त होते हैं, जो आपको सिर्फ नाम ध्यान नहीं रखने, सिर्फ अनुपात आप उसको ध्यान रख सकते हो। पूछे जाने की संभावना कम होती है, लेकिन आप उसको ध्यान रख सकते हैं। ये रहा फिनो जीनोटाइप। आपके पास में क्या प्राप्त होगा, इसका अनुपात आप याद रख सकते हैं। अनुपात आएगा आपके पास 1:2 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1। अब ये इतना बड़ा अनुपात है, इसको डायरेक्ट आपको याद रखने में दिक्कत होगी। आप इसको एक गणित के नंबर से याद रख सकते हैं। नंबर क्या है, यहाँ पे आपके पास 122 और यहाँ पे आपके पास 121 और ये है आपके पास 412। 122 412 121, ये इसका अनुपात होता है। ठीक है, अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। काम आपके पास में सिर्फ यही आएगा, इतना आप पढ़ लिया तो काफ़ी है कि 9 3 3 1 122 412 121 पीला गोल कहाँ किसका अभिक्रिया करवाई, F1 पीढ़ी में क्या प्राप्त हुआ और F2 पीढ़ी में क्या प्राप्त हुआ, ये आप ले लीजिए। साथ में आप चाहो तो इसका भी ले सकते हैं, या आप खुद भी बना करके देख सकते हैं। इसको बनाना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए कि किसका किससे निषेचन करवाया। ठीक है, तो इसकी हम देख लेते हैं थोड़ी सी थ्योरी। थ्योरी यही थी कि जब पीले गोल और हरे झुर्रीदार पौधों के बीच में इनका संकरण करवाया तो F1 पीढ़ी में आपके पास में जो प्राप्त हुए वो सभी पौधे पीले और गोल प्राप्त हुए। F1 पीढ़ी में आपके पास में ये देखिए, F1 पीढ़ी में सभी पीले गोल प्राप्त हुए। उसके बाद में F1 पीढ़ी के बीजों से पुनः जब F2 पीढ़ी प्राप्त की गई तो F2 पीढ़ी प्राप्त करने पर आपके पास में 4 प्रकार के पौधे प्राप्त हुए। उनका अनुपात क्या है, 9 3 3 1। पीला गोल, पीला झुर्रीदार, हरा गोल, हरा झुर्रीदार। इस तरीके से उन चारों पौधों के लक्षण प्रारूप था आपके पास 9 3 3 1। और जीन प्रारूप क्या है आपके पास, 122 412 और 121। ठीक है, इस प्रयोग से इन्होंने जो तीसरा नियम था वो नियम का इससे प्रतिपादन किया। वो तीसरा नियम क्या है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। और इस नियम के बारे में हम बात करेंगे कल। तो आपको सिर्फ इतना सा आज पढ़ना है जो हमने पढ़े कुछ, कि भाई जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है। ये अब आपको समझ में आ पा रहा होगा कि ये जो परिभाषा हमने पढ़ी, ये परिभाषाएं कहाँ काम आती है। ये परिभाषाएं काम आती है इसमें, इन प्रयोगों में। और ये प्रयोग ही आपके पास में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाने वाले ये हैं कि 3 तरीके के तो इन्होंने नियम दिए, 3 नियम के बाद में इन्होंने संकरण पे प्रयोग किए। एक मटर के पादपों का क्यों चयन किया, मटर के पादप का चयन। फिर मेंडल ने कुल 7 विपर्यासी लक्षणों के बारे में बात की। वो 7 मतलब इनके ऊपर प्रयोग किया, 7 विपर्यासी लक्षणों पर, 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण ये वाले। ठीक है, वो प्रयोग क्या कहते हैं, एक संकर संकरण। और ये एक संकर संकरण आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और द्विसंकर संकरण अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में लिखिए। याद रखना है आपको 3:1, 1:2:1। इसी तरीके से द्विसंकर संकरण, इसमें क्या, पीला गोल हरा झुर्रीदार, इसमें अनुपात आता है 9 3 3 1। और 122 412 121, 122 412 121, ये अनुपात इसमें काम आता है। अगर आप इतना भी इसमें पढ़ लेते हैं तो सफिशियंट है। बाकी हम इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में बात करेंगे कल। और साथ में इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट जो जैव विकास, जैव विकास भी एक बड़ा पार्ट होता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे कल की क्लास में। क्लास आपको कैसी लग रही है आप बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।